तो तिलक सर, मैं आपको ही हैंड ओवर करना चाहूंगी सेशन को। ओवर टू यू। दिशा दीजिए सेशन को। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। थैंक यू पीयूष जी फॉर चूजिंग मी द होस्ट। एंड बात जैसा कि हमको करनी है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की, पॉडकास्ट की, और बाकी जो भी कुछ मुद्दे जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमारे पास अनआंसर्ड रह गए हैं, उनकी बात की। तो सबसे पहले एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बताने के लिए मैं किसको इनवाइट करूं, या कोई वॉलंटरी जिसने भी इस मामले में स्टडी किया बताना चाहेगा कि भाई एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों काम करना चाहिए इसके ऊपर। मुझे साकेत जी नजर आ रहे हैं, अगर मैं उन्हीं को इनवाइट कर दूं, फ्री है तो। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बताने के लिए साकेत जी, आपका स्वागत है। जी जी जी। साकेत जी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग पापा। ओके, सो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए इस समय हमारे पास बहुत एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए काफी ज्यादा सब लोगों को बताया जा रहा है। तो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है क्या, कोई बता सकता है? व्हाट डज इट मीन? एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की क्राइटेरिया क्या है? एनीवन? मैं बताना चाहती हूँ। जी। जैसे एमबीए का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अगस्त टू सितंबर टू अगस्त होता है। तो इसके अंदर मिनिमम परचेजिंग 10,000 की होनी चाहिए, जिसमें 5,000 अपने कोड पे और 3,000 3 पीसी पे कंपल्सरी है। नहीं तो अगर 10,000 पूरा भी अगर अपने पीसी पे कर लेंगे तो वो भी चलता है, लेकिन साल में ये जरूरी। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू रेनू जी, आपने बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से एकदम सही बताया है। तो जैसे ही हम एमवे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एज एडीएसपी एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, हमारे पास दो क्राइटेरिया होता है। एक वन टाइम एक्टिवेशन क्राइटेरिया होता है जो 1 महीने का होता है। 30 दिन के अंदर कम से कम एक पीसी के ऊपर 1,500 रुपए की जब हम सेल्स कह लें या परचेज कह लें हो जाती है तो वो एक्टिवेट होता है। दैट इज फॉर वन टाइम क्राइटेरिया। और उसके बाद क्राइटेरिया होता है एनुअल सेल्स। एनुअल मतलब साल भर का क्राइटेरिया, कि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से लेके 365 दिन के अंदर आपने 10,000 रुपए का वॉल्यूम जनरेट किया। और उसका क्राइटेरिया जो रेणु जी ने बताया वो ही है कि कम से कम 3 पीसी के ऊपर 5,000 की तो होनी ही चाहिए। सारी भी हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 5,000 मिनिमम, उसमें से 10,000 में से पीसी पे होना जरूरी है। अब इसके अंदर एक बात मैंने जो कही वो है जिस दिन ज्वाइन करते हैं उससे 1 साल की बात, और रेणु जी ने अभी एक पूरे ईयर की बात की थी, सितंबर से अगस्त। ये क्या चक्कर है? ये बात है कि जिसने भी 2020 से पहले ज्वाइन किया है हमारे बिजनेस को, उनके लिए ये एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की डेट्स जो हैं वो सितंबर से 31 अगस्त के बीच की ही मानी जाती है। तो किसी ने भी उससे पहले किसी भी डेट पे ज्वाइन किया, उनका सेल्स क्राइटेरिया, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया 31 अगस्त के ऊपर चेक किया जाएगा कि उन्होंने पिछले साल के अंदर या पिछले सालों के अंदर अपना 10,000 का वॉल्यूम किया है या नहीं, 3 पीसी के क्राइटेरिया को मिला के। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें पॉसिबल हैं। एक तो ये हो सकता है कि मेरा जो 2023 अगस्त खत्म होगा तो ये 2022-23 का क्राइटेरिया केवल बाकी है। एक हो सकता है कि किसी ने उससे पिछले साल का 2022-31 जब खत्म हुआ था, 31 अगस्त 22, तब का भी क्राइटेरिया हो सकता है कि पेंडिंग हो। तो ये 1 ईयर हुआ, ये 2 ईयर हुआ, और उससे पहले 3 ईयर क्राइटेरिया भी है। अब इस तीनों ही कैटेगरी में आपके पास लोग हो सकते हैं। जब आप अपने एनुअल सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं या आपकी अपलाइन आपको प्रोवाइड करती है तो उसमें आपको 3 तरीके की कैटेगरी दिखाई देंगी। एक वो लोग जिन्होंने 3 साल से क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, अगर वो ऐसे लोग हैं तो 31 तारीख होते ही वो कन्वर्ट हो जाएंगे पीसी के अंदर।
ठीक है, एक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं रहेंगे। तो उनको अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बचानी है तो उनको कम से कम अपना 3 साल वाले में से 1 साल का क्राइटेरिया तो पूरा करना जरूरी है। ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने 2 साल से पूरा नहीं किया, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन उनकी जो एलओएस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अब एडीएसपी जो क्वालिफाइड एडीएसपी हैं वो नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब अगर उनको अपनी एलओएस को प्रोटेक्ट करना है तो कम से कम अपना इस साल का क्राइटेरिया जो पिछले साल का है उसके लिए 10,000 का जो क्राइटेरिया था वो पूरा करना जरूरी है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि ज्यादातर हम लोग हैं जिनका सारा एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पहले के सारे कंप्लीट है, केवल इस साल का रह गया है। तो इस साल का क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनके स्पॉन्सरिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे। आप अपने नीचे डायरेक्टली किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। एलओएस एलओएस रहेगी, लेकिन आपके स्पॉन्सरिंग राइट्स चले जाएंगे। तो ये जो मैंने पीछे की बात कही ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। हमें मूलभूत रूप से काम क्या करना है, ये करना है कि अपनी रिपोर्ट को चेक करके ये चेक करना है कि कौन सा क्राइटेरिया मिसिंग है हमारा, यानी कि क्या 10,000 का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, या हमारे 3 पीसी ही नहीं है, या 3 पीसी हैं लेकिन हमारा 10,000 भी परचेज हुआ है लेकिन हमने 3 में से केवल 1 या 2 पे परचेज की हुई है, एक अभी भी मिसिंग है। तो ये सबसे पहले वो टारगेट होने चाहिए। हम कहें कि किस ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में काम करना है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर वो होना चाहिए जिसमें क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, केवल 3 पीसी में से किसी 1 या 2 पीसी पे कुछ भी परचेज नहीं हुई, तो उन पे आपने एक आंवला ऑयल भी डाल दिया तो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। इजीएस्ट गो जो ये है, उनमें अगर बाय चांस पीसी भी क्रिएटेड नहीं है लेकिन क्राइटेरिया पूरा है तो पीसी क्रिएट करना भी बड़ा आसान है। आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए उनको क्रिएट करके हाथों हाथ वो हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे गो वो वाले लोग हैं जिनके पास 3 पीसी भी हैं या है या नहीं, पीसी है या नहीं है उनको ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो क्रिएट करना बड़ा आसान है। केवल उस ऑर्डर में देखिए जिनका मिनिमम बचा हुआ है, किसी के 1,000 रुपए का बचा हुआ है, किसी का 2,000 का बचा है, उनको फटाफट से बता के कर सकते हैं या खुद का भी हम चेक करके बता सकते हैं। आई होप कि सबको ये देखना आता है कि कैसे इसको चेक करते हैं। उसका एमवे ने भी हमें भेज रखा है स्क्रीनशॉट, नहीं तो अपनी अप्लायंस से जाके उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, और नहीं तो बहुत आसान है मोबाइल पे जाके या अपने लॉग इन करके उसके अंदर ट्रैकिंग रिपोर्ट आती है उसको आप चेक कर सकते हैं। राइट, तो हमको अपनी टीम की भी रिपोर्ट को निकाल के उसका प्रिंट आउट निकाल के उनको टिक कर सकते हैं कि किसको हमें करना है, किसको फोन करना है, किसको बता सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। अपने लिए एज ए एबीओ ये है कि हमारे 3 साल के क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, वो ऑलरेडी होंगे, वरना मुझे लगता नहीं है कि कोई भी एडीएस यहाँ पे ऐसा होगा जो कि स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा है। स्पॉन्सर कर पा रहे हो यानी कि आपका सारा फुलफिल्ड है, इस साल का बस चेक करना है आपको। अगर स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम 1 साल पुराना आपका फुलफिल नहीं है। ये 2 साल ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले की जिसकी एलओएस जा चुकी है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रखता कि उसके पास एलओएस है ही नहीं। अगर वो पीसी बन भी गया, डिलीट भी हो गया, तो क्या है, वापस से ज्वाइन कर सकता है। एलओएस तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस साल वाला क्राइटेरिया है या फिर जिसका पिछला और इस साल का दोनों का मिसिंग है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आई थिंक आई कैन आंसर, बट मेजरली 2 चीजें हैं। 31 अगस्त तक उनको देखना है, डेट वाइज ही देखना है, क्योंकि जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल ज्वाइन किया 2020 के पास, उनका क्राइटेरिया रन होता है जिस महीने से उन्होंने ज्वाइन किया उस महीने से लेके, तो यानी कि 2020 तक वालों का तो 31 अगस्त लास्ट डेट है। लेकिन उसके बाद किसी ने अगर ज्वाइन किया है, मान लीजिए किसी ने जनवरी में, तो उसका जनवरी तक का उनके पास टाइम होता है। तो उस तरीके से ईयरली साइकिल चलती है। यस आशा जी। सर ये थोड़ा जो समझ में ये नहीं आया कि पिछले साल का भी बाकी है, तो इसका क्या मतलब, कि उनको 10,000 की जगह 20,000 करना पड़ेगा? यस दैट्स करेक्ट। उनको पिछले साल का जो बाकी था, मान लीजिए 5,000 हो गया था, तो 5,000 बाकी है, तो 5,000 प्लस 10,000 ओके, उसके अंदर रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है आपको। रेणु जी यस। ये कि बहुत सारे लोग जो है मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, उनका मतलब कोई एक्टिविटी भी नहीं है, कांटेक्ट में भी नहीं है, और पूरा बाकी उनका क्या करें हम?
उनसे बस अगर बात हो सकती है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकती तो क्या कर सकते हैं उनसे। वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, और बाकी आप अपने अपलाइन से एक बार चेक और कर लें, क्या पता उनके पास कांटेक्ट हो। बाकी थोड़ी सी एक दो चीजें हैं जो आप कर सकते हो सकता है आपका फोन नहीं उठा रहे हो सकता है कि आपकी इमीडिएट अपलाइन का नहीं उठा रहे हो, लेकिन उनकी अपलाइन जो है उनसे आप बात करके उनसे फोन करवा सकते हैं। हम लोग कई बार एमवे के बिहाफ पे फोन करवा देते हैं कि वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एमवे, और आपका आइडिया है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का, आपका ये चीज मिसिंग है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रहती है, अदरवाइज आपके बेनिफिट्स छीन जाएंगे। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट, फोन कर सकते थैंक यू सो मच। हैं। ओके, आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं हैंड ओवर करूंगा होस्ट को। अमर कुमार। थैंक यू वेरी मच साकेत जी। इंजीनियर्स की एक बहुत खास बात होती है ना, किसी भी चीज को एकदम सीक्वेंस में पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो भी ऑल ऑफ सडन नींद में उठा के बोला जाए तब भी वो कर सकते हैं इस चीज को। सो थैंक यू वेरी मच साकेत जी, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपने सारी अप्रोच बता दी, और रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है वो भी अपन जाने। जब हम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पे काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि हमने उसको देखा नहीं, और अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगर हमने कॉल भी नहीं किया तो मतलब हमने थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाई। हमारी जिम्मेवारी है, जिनको भी हम यहाँ लाए हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, तो उनको कम से कम बता तो दें कि भाई आपके साथ में ये ट्रेजेडी घटित हो सकती है भविष्य में। सो ये हमारी ड्यूटी हमको जरूर करनी है, एंड बहुत सिंपल है। आप अपना लॉगिन कीजिए, आप अपना सेल्फ स्टेटस देख सकते हैं वहां जाके, और टीम स्टेटस भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, इसमें किसी प्लेटिनम का होना जरूरी नहीं है। एंड फिर भी प्लेटिनम के पास में एक अपॉर्चुनिटी और होती है, उनको एमवे जो है एरिया वाइज, जोन वाइज भी रिपोर्ट्स भेज रही है। जैसे मेरे पास नॉर्थ की रिपोर्ट अलग आती है, ईस्ट की अलग आती है, वेस्ट की अलग आती है, साउथ की अलग आती है। तो मेरे जो आसाम के लोग हैं, मैं उनको ईस्ट में जाके देख सकता हूँ। मेरे को इधर पूरी एलओएस मान लो 200 लोगों की है, तो उसको पूरी को जो एलओएस की रिपोर्ट है उसको खंगालने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ईस्ट वाली पकड़ूंगा और आसाम के लोगों को देखूंगा। तो बहुत ही बढ़िया, इस तरह से एमवे ने भी हमारे को सपोर्ट दे रखा है, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। मेरे ख्याल से आज साकेत जी को सुनने के बाद अब किसी को कोई दिमाग में क्वेश्चन रहा भी नहीं होगा, और फिर भी ऑलवेज आपकी अप्लायंस और प्लेटिनम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, जैसा आप चाहें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साकेत जी। एंड आगे चलते हैं हम पॉडकास्ट की तरफ। और जो हमारा पॉडकास्ट है, इफेक्ट ऑफ एयर ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसा ही कुछ नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। द पावर ऑफ एयर ऑन मेंटल हेल्थ, सॉरी, द पावर ऑफ एयर ऑन मेंटल हेल्थ। हवा का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये पॉडकास्ट कल ही रिलीज हुआ है, और मैं भी अभी इसको चलते फिरते ही सुन पाया हूँ, थोड़ा फोकस्ड होकर नहीं सुना है। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी सुना है, जो भी बातचीत करना चाहें, एक बार वेलकम है। सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और जिनसे हम अपन बात करना चाहेंगे वन बाय वन। जी वेलकम नीता जी, फर्स्ट हैंड रेज। यस वेलकम नीता जी, Good यू morning, कैन Tilak स्पीक। sir. Good morning, यस। leaders. Good morning, Tilak sir. Good morning, leaders. कल जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि सुमित सर ने उसमें बिल्कुल ही बात की है क्वालिटी ऑफ एयर कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है बिल्ड करती है, और कैसे उससे जो है उन्होंने बताया कि जब हम एकदम ताज़ी हवा में सांस लेते हैं तो ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है जनरेट होते हैं, जिससे कि जो कि हमारे जो है मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर्स का काम ही है कि हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। और उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताया है कि जो बिल्कुल बहुत बिजी प्रोफेशनल्स है उन्होंने भी कैसे अपनी लाइफ में इस चीज को इंटीग्रेट किया है। मतलब जैसे उन्होंने गुड़गांव में एक लेडी का एग्जांपल बताया कि शी मेक्स श्योर कि अगर मतलब उसको हर वीकेंड शी गोज फॉर अ स्ट्रॉल टू द जस्ट अ सेकंड। वो जो है हमेशा अरावली हिल्स के जो एरिया है, जो उसके वहां से लगभग 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे वहां पे जाती ही जाती है, क्योंकि शी नोज कि जब भी वो फ्रेश एयर में जाके आती है तो शी कैन एक्चुअली ब्रीद मोर, और जितना भी जो पोल्यूशन है उसको जो है शी कैन सेट असाइड। और उसके लिए जो दो तीन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई है, जिसमें हम अपने मिनी की बात भी करते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको जो है HEPA ग्रेड फिल्टर्स उसमें अपने घर में इंस्टॉल करने चाहिए।
एंड यू शुड कुछ ऐसे प्लांट्स की बात उन्होंने बताई है जो कि हमें अपने घर में मतलब रखने चाहिए, जो कि फ्रेश एयर के लिए हम लोग अभी जानते ही हैं, स्नेक प्लांट और कई सारे प्लांट्स की बात उन्होंने की है। और उन्होंने बताया कि हर एक जने को जो है ये जरूर से करना चाहिए कि इन अ वीक, है ना, और अपने घर में भी अगर अगर हमें लग रहा है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे इट इज नॉट मतलब अवेलेबल की इस तरह का मतलब एयर की बात या पीएम पार्टिकल्स की जो बात, हम मेरे हिसाब से मिनी में हमने बहुत सारी चीजें जो है मतलब उसमें सुनी है। तो उन्होंने बताया कि जब हम अगर हमें लग रहा है हम अपने घर में नहीं ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, अपने घर के आसपास थोड़ा सा अपने घर में एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और नहीं तो भी आप जो है जरूर से ये कोशिश करें कि इन अ वीक और इन 3-4 डेज आप जो है ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आप एकदम लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकें। और वहां जाके आप जो है डीप ब्रीदिंग करके जो है अपने को जो है जो प्राणायाम के जो बेसिकली जो होते हैं कि आप अपने 4 काउंट्स तक मतलब इनहेल करें और मतलब उसको रोके सांस को और एक्सहेल करें 4 काउंट्स तक, एनी एनी काउंट्स जो भी आप करते रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस चीज को जो है आप अपने इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन सी द डिफरेंस जो कि वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो इसी तरह की सारी बातें उसमें की हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ में, लाइव एग्जांपल्स के साथ में सुमित सर ने उसको जो है एक्सप्लेन किया है कि क्वालिटी ऑफ एयर कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बिल्ड करती है बट मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी। आपने पूरा एक तरह से पॉडकास्ट ही समराइज कर दिया। एंड अभी एक एंट्रीज मेरे को दिखाई दे रहा था, डाउन हो गया वापस के। चलिए, तो और भी कोई बात करना चाह रहे हैं पॉडकास्ट के बारे में? वैसे हवा का क्या असर होता है हम सबको पता है। बचपन में हम सुनते थे सवेरे जल्दी उठा करो, ताजी हवा में सैर के लिए जाया करो, है ना। ताजी हवा में सैर पे जाने से होना क्या है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से उसका संबंध नहीं था, मानसिक स्वास्थ्य से भी उसका बहुत गहरा नाता है। ये इस पॉडकास्ट से हमारे को समझ में आता है। और प्रैक्टिकली जब हमारा एटमॉस्फेयर ड्राइव लॉन्च हुआ था, उस समय हमने एनसीआर के अंदर खूब काम किया था उसके ऊपर। और दिन भर ही हम अपना खुद का कार एयर प्योरीफायर लेके उबेर और ओला वगैरह में घुमा करते थे। एंड ज़्यादातर हमारा जो टूर रहता था गुड़गांव से दिल्ली में, करीब करीब 1 घंटे की जर्नी तो मिनिमम हुआ ही करती थी। और उस 1 घंटे के दौरान हम अपना कार ड्राइव उस टैक्सी के अंदर ऑन रखते थे। देन हम जब उसको टैक्सी को फ्री करते थे तो उससे उसका एक्सपीरियंस पूछते थे ड्राइवर का। तो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस ड्राइवर्स बताते थे। कोई कहता था मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हिमालय की गोद में आ गया हूँ। उत्तराखंड का एक ड्राइवर था तो उसने ऐसे बोला। एंड कुछ लोगों ने बोला मेरा मूड एकदम से स्विंग हो गया, बहुत अच्छा मेरे को मूड बन गया। मैं सुबह से बहुत ज्यादा टेंस था और लेकिन अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लाइट गई हुई थी और लाइट आ गई, मेरा मूड ऑन हो गया वापस। सो ऐसे ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस जो ताजी हवा या एयर की क्वालिटी है वो हमारी लाइफ के अंदर लाती है। सो एयर क्वालिटी को, हम एयर की पावर को कैसे यूज करें, सुमित जी ने बहुत अच्छे से सिखाया है। और दोबारा से मैं भी सुनूंगा और आप सब भी इसको सुनिए। इसके साथ ही हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कुछ काम करें। थैंक यू वंस अगेन नीता जी। आगे बढ़ते हैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस की तरफ। सो जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था प्रोटीन को लेके, मैं तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया हूँ। सिर्फ कुछ बातें जो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होती है उन्हीं की बात कर पाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने उसके ऊपर स्टडी किया है तो जरूर अपना थोड़ा सा बतावें अध्ययन का रिपोर्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला। कि प्रोटीन हम कहते हैं 1 ग्राम से एक वन सॉरी 0.80 ग्राम तक की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। और दूसरी तरफ जो ऑथर बता रहे हैं वो इतनी कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। दोनों में जो डिफरेंस है उसका क्या कारण है, और क्या आपको लगता है आपकी आपकी स्टडी के मुताबिक कि कितना प्रोटीन हमारे को रोज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? बुक रीडिंग में आने के बाद सर जो है ना। हाँ सर जी ये सॉरी पूछना है कि ये क्या बुक में ही दिया हुआ है क्या, ये जो प्रोटीन के बारे में जो बता रहे हैं आकाश? हाँ जी हाँ जी, जो डॉक्टर आकाश का क्वेश्चन था वो यही था कि ऑथर ने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हमारे को बताई है। और हमारे को जो बताया जाता है न्यूट्रिशन साइंस के अंदर वो बताया जाता है कि मिनिमम 1 ग्राम, और आजकल जैसे 0.80 की बात होती है पर बॉडी के जी ग्राम की। सो इसमें जो कंट्राडिक्शन है, मैं आई थिंक आकाश, डॉक्टर आकाश उसी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं। Author is saying कि 35 to 40 ग्राम is enough for everyone, और यस यही नहीं कह रहे। मैंने
एनएलपी में टॉनी रॉबिन्स को पढ़ा, उनका हेल्थ पे एक चैप्टर था, उन्होंने भी कहा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, कंपनीज के प्रेशर में ये ज्यादा रखी गई है, मतलब। तो ये मेरा, ये दो जगह पढ़ने के बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि मतलब क्या रियल में कितनी बॉडी को प्रोटीन चाहिए फॉर ए हेल्दी लाइफ, वो एक क्वेश्चन, क्या वो WHO वाला नॉर्म या हमें जो बताया जाता है 1 ग्राम पर केजी या जो भी, तो वो वैलिड है या मतलब ये जो दो ऑथर कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने यही बोला कि बहुत ज्यादा कम बताई गई है किताब के अंदर, यानी 40 ग्राम। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हर आदमी का वजन लगभग 60 किलो से आसपास तो होता ही है। इट मीन 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, किताब कहती है 35-40 ग्राम ही बहुत ज्यादा मतलब पर्याप्त है। तो ऐसे में क्या कन्फ्लिक्ट है, ये समझने के लिए जिन्होंने भी कुछ स्टडी किया हो, वो उनका मैं चाह रहा था पार्टिसिपेशन। अदरवाइज जो मुझे लगता है वो मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब ऋषि मुनि पहाड़ों पे रहते थे तो वहाँ कौन सा प्रोटीन इतना ज्यादा हाई रिच उनको प्रोटीन मिलता था, है ना। सो और यूएस की बात, सॉरी यूएस और यूरोप या अपन पश्चिमी दुनिया की बात करें या अदर देन इंडिया की बात करें, जहाँ पर बहुत सारे ज्यादा मेजोरिटी लोग जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनका प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है वो भी नॉन वेज ही होता है। तो ऐसे में शायद देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं जो एनएलपी में आपने बताई टॉनी रॉबिन्सन की, या फिर इस किताब के अंदर जो लिखी है, कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी। अदरवाइज अगर हम एक नॉर्मल आदमी की और आज की लाइफ के अंदर जो हेल्थ इश्यूज, जो टॉक्सिन्स या पॉल्यूशन हम फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रेस एंड टेंशन हमारी लाइफ के अंदर हैं, और जो एक बैठे बैठे रहने की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारी है, उन सबको देखते हुए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, WHO की स्टडी जो बता रही है या इंडिया के अंदर IMCR जो बता रही है, हम उसी को एक बार ऑथेंटिक मान के चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई रिस्क है, कम से कम रिस्क नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली कई सालों से इन्हीं दोनों रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे वो फॉलो कर रहे हैं उसको। तो एवरेज मेरे ख्याल से जो भी सजग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 चम्मच तो कम से कम प्रोटीन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करते हैं, अदरवाइज एक में तो कोई गोल ही नहीं है। तो जब हम इतने टाइम से नॉर्मली अगर बात करें तो डाइट से भी हम 30-35 ग्राम 25 ग्राम मिनिमम लेते ही लेते हैं, देन 10 ग्राम या 20 ग्राम हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, और उल्टा हमने उसके अच्छे इफेक्ट ही देखे हैं। तो ऑल्दो अपन ये नहीं कह सकते कि पिछले 10 साल में मेरे ऊपर जो इफेक्ट आया वही जो है वो स्टडी का नतीजा है, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन अपन उससे ले सकते हैं। और पीयूष जी या साकेत जी का एंड्रेज हुआ है, कुछ स्पेसिफिक स्टडी है तो बात करेंगे। सो वेलकम साकेत जी। एक्चुअली स्टडी तो मैंने नहीं किया है, जैसा आपने बताया वो मुझे काफी ठीक लगता है। लेकिन मैंने कहीं इस बुक में ये भी नहीं पढ़ा, मे भी मिस हो गया हो, कहीं ध्यान नहीं है, कि अगर इससे ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो उसके दुष्प्रभाव ये हैं, ऐसा मुझे नहीं ध्यान आता। डॉक्टर फ्रांसिस ने कहीं लिखा है ये, अगर बात मान भी ली जाए जो उनका अपना नजरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो 60 किलो के व्यक्ति के हिसाब से 48 ग्राम, जो कि अपना WHO के हिसाब से भी 40 से थोड़ा सा ज्यादा है। और थोड़ा सा ज्यादा अगर हम ले भी रहे हैं तो प्रोटीन हमें पता है कि वो स्टोर नहीं होता है। और जैसा कि तिलक जी ने बताया कि हमने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ज्यादा देखे हैं अगर हम राइट क्वांटिटी में प्रोटीन देते हैं तो इट इज वेरी सेफ टू चूज व्हाट WHO या हमारे न्यूट्रिशन के जो एनालिस्ट हैं बोलते हैं कि हम 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक ले सकते हैं। दिस इज ए सेफर चॉइस, अगर हम कंक्लूड करना चाहें टू टू मी, मतलब मुझे जो समझ में आता है। बिल्कुल, मैं इसमें प्रैक्टिकल अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक केस था इनिशियली जब मैंने MBA शुरू किया था, न्यूट्रिशन के अंदर मेरा नया नया अध्ययन और नया नया फेथ डेवलप हुआ ही था। उस दौरान एक पेशेंट जो कहीं और से पहले न्यूट्रिशन में सपोर्ट ले रहा था मेरे संपर्क में आया, और मैंने देखा कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स न्यूट्रीलाइट के ही वो पेशेंट ले रही थी, और वो लगभग 10 साल से बेड रिडन थी। मतलब उसको अपने बेड पे करवट बदलने में भी मुसीबत थी, उसको सहारे की जरूरत पड़ती थी, ऐसी कंडीशन थी। मेरी टीम में साकेत जी, सॉरी ये अपने जय वगैरह मिल के आए हैं। साकेत जी, एंड्रेज आपका दोबारा हुआ या पहले का, इसलिए पहले का ही होगा।
पहले का ही हैंड रेज है ना सेकंड? जी जी सर, पहले का ही था। जी जी, काफी चलिए लोग। ठीक है। तो जय वगैरह उनसे मिले भी हैं, काफी लोग मेरी टीम के उनसे मिल के आए हुए भी हैं। एंड उस लेडी को कई सालों से सप्लीमेंट दिए जा रहे थे और कोई रिजल्ट नहीं था। हालांकि देने वाला कोई ज्यादा क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था, पर काफी सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको दिए जा रहे थे। मैंने जब मेरे संपर्क में आई तो उसमें से काफी चीजें कम कर दी जितना वो ले रही थी, और सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी उसको कह दिया मैंने कि बाकी कोई भी चीज मिस होती है तो है, पर ये दिन में 3 चम्मच प्रोटीन आपको जरूर जरूर खाना है। एंड मैंने उनसे करीब 4 महीने का टाइम लिया था कि आपको 4 महीने के अंदर इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हेल्थ के अंदर निश्चित रूप से पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आएगा। लगभग 3 महीने बीत चुके थे, कुछ भी रिजल्ट अगेन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। न्यूट्रिशन साइंस में अपने को ये भी एक समझने की बात है कि रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहले ग्राउंड वर्क हो रहा होता है, और जब ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाता है तब जब रिजल्ट आता है तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो उस लेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, और जो काम 3 महीने में नहीं हुआ, अगले 15 महीने में वो लेडी जो करवट भी नहीं बदल पा रही थी, उठ के बैठ नहीं पा रही थी, वो पैदल चलना शुरू कर दी। और आज की तारीख में वो अपने घर से अपने पीहर पैदल जाती है। उनका घर और ससुराल करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर है, तो इतना पैदल भी अब वो चल लेती है, जो 10 साल से बेड रिडन थी। और ये प्रोटीन का चमत्कार, या कहें कि यूज हमारी बॉडी अपने आप को लड़ने के अंदर बीमारियों से कैसे करती है, उसका एक मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अपन इसको मान सकते हैं। एंड नीता जी का हैंड रेज है, तो वो भी कुछ ऐड करना चाहेंगे। वेलकम नीता जी। यस, थैंक यू तिलक जी। अगर हम ऑथर की बात पे जाएं तो आप अगर उसको वापस चैप्टर को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ऑथर ने लिखा है कि जो मीट या बीफ या इससे जो मतलब नॉनवेज सोर्सेज से जो हम प्रोटीन ले रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट से, ये दोनों के दोनों ने बताया डेयरी प्रोडक्ट जो है वो गट को प्यूरिफाई करते हैं। जो अभी हम गट रीसेट में हमने सुना था कि गट में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब हमने उस समय छोड़े ही थे अभी 10 दिन का जो हमारा गट रीसेट प्रोग्राम हुआ था। और इवन मैंने जो है हार्वर्ड वाला जो एक वेबसाइट है उसमें भी पढ़ा, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि आप जब प्रोटीन ले रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोटीन पैकेज। प्रोटीन पैकेज में मतलब ये है कि वो आपको प्रोटीन मिल किससे रहा है, क्या वो नॉनवेज सोर्स से मिल रहा है, बीफ से मिल रहा है, या आपको किसी मतलब मीट से मिल रहा है। तो यू शुड एक्चुअली नॉट गो फॉर इट, क्योंकि वो प्रोटीन पैकेज में सैचुरेटेड फैट्स भी हैं और इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि हमारे को इंटरनली बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है। तो आई थिंक जो डॉक्टर आकाश बता रहे हैं, जो टोनी रॉबिन्स का जो उन्होंने पढ़ा और जो इस बुक में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉनवेज प्रोटीन को जो है उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है, और डेयरी मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके उसको मना किया है, क्योंकि ऑथर वैसे भी बोल रहे हैं कि मिल्क ही जो है एंटी न्यूट्रिएंट है और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो स्ट्रिक्टली नो नो कह रहे हैं। और वैसे भी गट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको भी जो बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ऑथर का भी कहना ये है कि आप नॉनवेज सोर्सेज को जो है मतलब कम करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जनरली ऐसा मानते हैं कि नॉनवेज सोर्सेज में जब हम भी बताते हैं तो हमें बताते हैं कि 20 से 25 ग्राम हम वेजिटेरियन सोर्सेज से ले पाते हैं और नॉन-वेज सोर्सेज जो है 30-35 ग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए ऑथर ने स्पेसिफिकली मना किया है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। थैंक यू नीता जी। डॉक्टर आकाश, अगर कुछ आपने भी स्टडी किया हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और विवेक जी ने विनीत के नाम से ज्वाइन किया है, लेकिन अपना प्रोफाइल फोटो बदलना भूल गए हैं, तो हमको पता लग गया है कि विवेक जी ने ज्वाइन कर लिया है। So, नहीं, मैं इसमें कई सारे बहुत से लोगों से चर्चा करी। अब एक पर्सन थे, वो कहते हैं कि मेरी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी रहती थी, मैंने रोज 30 से 40 ग्राम पनीर क्यूब खानी शुरू कर दी, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट है मेरी हेल्थ में। तो मतलब तो उनका भी यही व्यू था कि मतलब इतना काफी है कि आप 30 to 40 ग्राम 40-45 ग्राम इतना आप अपना प्रोटीन दिन में कहीं ना कहीं से क्रिएट कर लो। तो मतलब कई बहुत ये एक एरिया है जिसमें मतलब काफी हर व्यक्ति का या हर जगह बड़ा डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। तो मैं इस पे कोई यूनिवर्सल लिए एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट अभी तक मैं नहीं जान पाया, ऑल्दो इस पे मैंने भी एक्सप्लोर किया था। जी सर, थैंक यू। सो बात तो मुझे भी यही लग रहा है, जो कंक्लूजन अगर हम करें तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को फैसला लेना है। और नंबर 2, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर हम जाएंगे तो कोई रिस्क वाली बात नजर नहीं आती ऐसा। और जैसा कि साकेत जी ने भी बोला, अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन है तो वो यूज नहीं होगा बॉडी के जरिए और वो एक्सक्रीट भी हो जाएगा।
तो थैंक यू वंस अगेन। एंड और भी नेक्स्ट सेशन में भी हम इसके ऊपर कभी बात कर पाएंगे, अगर कोई ऑथेंटिक और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करके कोई लीडर आएंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ और इसके ऊपर स्टडी करने के लिए समय निकाल के बातचीत कर सकें। सो थैंक यू वंस अगेन। सर सर कई लोगों को जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको तो कहा ही जाता है कि आप प्रोटीन ना लें। सर इसका भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये सही है, कितना सही है, क्या है। नो, वो भी थोड़ा सा एक डाउट ही देखिए रहता है। आशा जी, मैं बस वही बात कहना चाहूंगा कि वी आर न्यूट्रिशनिस्ट एंड वी आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स। ऑल्दो देयर आर अमेजिंग रिजल्ट्स विद अस कि किडनी पेशेंट के अंदर ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत ज्यादा मिरेकलस रिजल्ट लाता है, लेकिन चूंकि मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है नहीं देना है, तो हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते और रिस्क नहीं ले सकते। नंबर वन। नंबर टू, जस्ट लाइक थायराइड में भी ऐसा ही कहा जाता है ना, प्रोटीन नहीं देना है। एंड कहीं पे भी आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कोई रिसर्च पेपर आप बताइए जहाँ पर ये लिखा हो कि थायराइड के केस में प्रोटीन नहीं लेना है, तो ऐसा कोई रिसर्च ऑथेंटिकली आज तक अवेलेबल नहीं है। तो ये इसके बारे में, थायराइड के बारे में तो मैंने भी काफी डीप में स्टडी भी की थी। एमबीए के जो हमारे बहुत सीनियर ट्रेनर थे, धर्मेंद्र जी, राजस्थान में, बहुत ही बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, उनसे भी बहुत बात हुई थी। उन्होंने भी यही बात बोली कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस में भी जस्ट एक प्रैक्टिस चल रही है कि थायराइड के केस में नहीं देना है। एंड यूरिक एसिड ज्यादा होने से जो प्रॉब्लम होती है, अगर मैं बात करूं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो मेरे केसेस आते हैं, मैं काफी सारे एट ए टाइम एवरेज 3-4% मेरे पास चलते ही रहते हैं, सबको ऑल प्लांट प्रोटीन देता हूँ और बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसका लेता हूँ। यूरिक एसिड तभी हाई होता है जब आपकी प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी के साथ में कोई चैलेंज है। जब डाइजेस्टिबिलिटी के साथ में चैलेंज नहीं है तो नॉर्मली यूरिक एसिड हाई नहीं होता है। लेकिन टू बी वेरी सेफ साइड, आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप किसी को प्रोटीन देवें, आपको डाउट है कि प्रोटीन कुछ गड़बड़ कर सकता है, यूरिक एसिड हाई कर सकता है, आप विटामिन सी साथ में ऐड कर दीजिए, और विटामिन सी यूरिक एसिड को फ्लश करने के अंदर बॉडी से बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो आपका वो डाउट या चैलेंज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना अपना योगदान अभी दिया। एंड और भी कोई बात करना चाहे तो अपन कर सकते हैं अभी 2-5 मिनट के लिए। और अमर कुमार जी का हैंड रेज है। यस, अमर कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था थोड़ा सा। अभी परिवार के एक पैर में ना 2 तरह की परेशानी हो रहा है। एक तो सोनबेरी टाइप में कुछ है, ऐसा है गट्टा से नीचे नीचे सर अमर कि कुमार जी, अपन पर्सनल जो भी हेल्थ इश्यूज या कोई प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली अपन बात कर सकते हैं, है ना, तो इस उसमें प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ। अपन। और दूसरा एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को थोड़ा सा ये करके स्क्रीन शेयर करके बताते, कैसे उसको खोल करके करते हैं वो पता नहीं चल रहा है मेरे को, कैसे क्या कैसे। पता नहीं चल रहा है? एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को देखते हैं, खोलते हैं, तो उसको मैं ओके क्लियर नहीं ओके। हो पा रहा है कि क्या चीज बता रहा है। तो उसको थोड़ा अगर स्क्रीन शेयर हो सकता था तो क्लियर हो जाता कि कैसे कैसे करें उसको। ठीक है, अभी अपन इसको डिटेल में साकेत जी अभी शो कर सकते हैं क्या आप? अभी हाँ, पॉसिबल नहीं है और मेरे ख्याल से उसकी जरूरत भी नहीं है। आप अपने अकाउंट मैनेजर या अपलाइन के साथ एक बार कांटेक्ट कर लें। एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। मैं और करके देख उसके रहा था सर, स्क्रीनशॉट्स लेकिन और हुआ नहीं, पता ही नहीं चल पाया। मैं खोला तो बहुत सी चीज, उसमें कुछ और चीज लिख देता है, पता ही नहीं चलता है। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, नहीं तो दिखा भी देता आपको। लेकिन आप आपके अकाउंट मैनेजर के कांटेक्ट में हैं क्या आप अपने? नहीं, अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में होंगे। तो अपलाइन के कांटेक्ट में अनीता मैम के साथ में है, तो उनको से समय नहीं मिल पाता है, तो फिर नहीं हो पाता है। नहीं तो वो अकाउंट मैनेजर का आपको पता दे देंगे, आप एक बार उनको फोन कर लीजिए और पता कर लीजिए। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको बता भी देता सबके लिए, और एक बार चेक भी कर लेंगे अगर कल टाइम होता है तो। लेकिन मेरा फिर भी लेकिन आपको अनुग्रह यही रहेगा कि आप जो है अपने अकाउंट मैनेजर के कांटेक्ट में रहें। ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन बिजनेस आगे बढ़ाना है तो अपने को अपलाइन और उनके कांटेक्ट में रहना जरूरी वो तो जरूरी है, बिल्कुल, वो तो रहते ही है ना। तो मैं खोल करके देख रहा था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं कहा कि शायद स्क्रीन शेयर हो जाता तो क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, वो भी सेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट एमबे खुद भी कर रहा है ये वाले सेशंस, रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं आपको।
तिलक सर, एक क्वेश्चन मेरा और भी लंबे उसकी समय भैया से ने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, है। कैसे आप जो है एनुअल सीरीज क्राइटेरिया देख सकते हैं, तो एक वो वीडियो शेयर किया था भैया ने पहले भी। हाँ जी, वो विवेक जी का जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा अमर कुमार जी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से अरेंज कर लीजिए और उसको देखिए, आपको काफी एक क्लियरिटी बार मिल वो जाएगी। मैजिकल बुक रीडिंग पे डाल दीजिए, किसी के पास है तो उसमें है अमर जी। डाल दीजिए। हाँ जी, चलिए ठीक है। तिलक सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि खाने कि आप मील रिप्लेसमेंट कर दो, शेक लो, मतलब 3 में से 2 या 1 मील रिप्लेस कर दो, मतलब खाने इज वेरी टॉक्सिक आज के टाइम में। ये है कुछ का व्यू पॉइंट है, नहीं आप सप्लीमेंट्स पिल्स फॉर्म में लो और मील तीनों पूरे अपने नॉर्मल जैसे हेल्दी फूड है वो लो। तो क्या खाने की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें मतलब नॉर्मल मील ही छोड़ के शेक लेना शुरू कर देना चाहिए? ये क्या है, इससे व्यू पॉइंट में आपका जानना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है और बहुत सारे लोगों का आता होगा। परंतु हम जो मील रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक तो हम कोई परमानेंटली उसको रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको जिंदगी भर खाना तो खाना ही नहीं है और उसके ऊपर जाना है। ये हम पर्टिकुलर कोई इश्यू जो हमारे को खासतौर से वेट को लेके है उसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करते हैं। एंड इमरजेंसी में हम लोग इसको एज ए मील रिप्लेसमेंट नहीं, सब्सटीट्यूट यूज करते हैं। जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं, नाश्ते की व्यवस्था प्रॉपरली नहीं है तो हम अपने साथ में बॉडी की का पाउच रखते हैं और बॉडी की खोला और पानी में ही घोल के ले लिया। दूध मिल गया तो दूध में, छाछ लस्सी जो भी मिला उसमें घोल के ले लिया। सो वो एक अपन सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन परमानेंट रिप्लेसमेंट ये कोई है नहीं। सो अगर अपन खाली कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई इश्यू सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है, बल्कि इसके बेनिफिट ही अभी तक अपने को देखने में आए। हाँ, एक्चुअली अदर टूल्स जैसे हर्बल लाइफ या कुछ और है, वो मतलब कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह शेक लो, मतलब ओनली 1 मील फूड की फॉर्म में लो, मतलब। तो इसलिए मैं जी आपसे पूछा कि वो अप्रोच सही लगती है आपको कि मतलब एक ही नहीं, वो परमानेंटली आप। नहीं, अगर वो परमानेंटली कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही अप्रोच है। अदरवाइज एक टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा है तो उनके कॉम्बिनेशन में क्या है मुझे नहीं पता। बट मैं बॉडी की के रेफरेंस में बात ही करूंगा कि अगर हम उसको लेते हैं एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम टाइम, अच्छी इट होगी, इज ऑलवेज क्या जाती बेनिफिशियल, होगी? है ना। तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये मैं तो ओके, बॉडी की को जब से लॉन्च हुआ था पॉजिट्रिम के नाम से, तब भी हमने बहुत बार इसको यूज किया है और काफी रिफ्रेशिंग, मेरे को तो ये एक तरह से बेवरेज जैसा ही लगता है। मैं तो इसको लेता हूँ। ओके, मतलब यू मीन टू से कि टेम्परेरीली कुछ पीरियड के लिए करना इज ओके, बट परमानेंटली आप फूड हाँ, छोड़ के इस पे परमानेंटली आ तो जाओ देखिए वो। आपको नेचुरल चीजों के ऊपर ही रहना चाहिए। मुझे हाँ जी। हालांकि ये नेचुरल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक है वो सारी बात है। पर जो हमारा सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं ना कि फल खाने हैं, सब्जियां खानी है, इस फल में ये है, उस फल में वो है, लेकिन अगेन हम पैरेलल ये भी कहते हैं कि आपको सीजनल और लोकल फ्रूट्स के ऊपर, सीजनल और लोकल वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना है। तो वो सेम थिंग इज देयर कि हमको रिप्लेसमेंट के ऊपर नहीं रहना है, अपना रेगुलर जो डाइट का पैटर्न है उसके ऊपर तो रहना ही है। हाँ जी जी, मेरा एक और इम्पोर्टेंट था। थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम डॉक्टर आकाश। एंड एक क्वेश्चन कल राम सिंह जी ने शायद किया था मेरे हेल्थ इश्यू के लेके, मैं उसकी बात करके बात को खत्म करूंगा। 2016 के अंदर मेरे को ऐसा कुछ इश्यू हुआ था कि मेरे पूरे सिर में दर्द रहता था, कहीं पे भी कभी भी दर्द हो जाता था और ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट डे 24 आवर्स। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती थी, कहीं पे भी दर्द हो सकता था। अभी राइट में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, खोपड़ी के ऊपर की तरफ हो रहा है, फ्रंट में हो रहा है, कहीं पे भी हो सकता है। और बहुत परेशान होके मैंने न्यूरोलॉजिस्ट की शरण ली। तो एमआरआई और वो जो सारे प्रोसेस होते हैं, दुनिया भर के टेस्ट, सीटी स्कैन, पता नहीं, मैंने बीकानेर के जूनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से लेके डॉक्टर आकाश, सॉरी, डॉक्टर अशोक पंगड़िया जयपुर में, जो पद्मश्री अवार्डेड है, उन तक की सेवाएं ली। उनका एक सेशन हुआ करता था 5000 फीस के साथ में, जिसके अंदर वो जो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको तो डील देखते ही देखते थे, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी स्टडी करते थे। इवन दो वो जन्म पत्री हॉरोस्कोप भी देखते थे कि ग्रहों की क्या स्थिति है जिसकी वजह से कोई बीमारी कैसे हो रही है। तो वो सेशन भी मैंने उनसे लिया था और नतीजा डाक के 3 पात था। 2016 से लेके दो कोरोना तक, कोरोना मेरे ख्याल से 19-20 में आया होगा,
तो उतने कई सालों तक, लगभग 4 साल का पीरियड मैंने इतने कष्ट में बिताया, दुनिया भर की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स और न जाने क्या क्या पेन किलर्स मैंने खाए डॉक्टरों की एडवाइस के ऊपर। एंड एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हैं जयपुर में, अभी शायद इस दुनिया में नहीं रहे, वो डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो जयपुर हॉस्पिटल में थे। उनके कुछ सिद्धांत थे, दिन में इतने पेशेंट से ज्यादा नहीं देखने, घर में भी वो 5-6 पेशेंट से ज्यादा नहीं देखते थे। हालांकि उस समय भी उनकी फीस जो थी डॉक्टर अशोक पनगड़िया जितनी तो नहीं थी, पर उनकी फीस भी काफी हाई थी। तो उनका अपॉइंटमेंट लेने में लगभग 8-10 महीने का टाइम लग जाया करता था। मैं यहाँ पर दोनों ही बात बता रहा हूँ कि किस तरह से एक ढर्रे के अंदर डॉक्टर सोचते हैं और किस तरह से जो डॉक्टर दूसरे भी हैं जो बिना किसी प्रेजुडिसनेस के साथ में अपने दिमाग से हर चीज का एनालिसिस करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर सारे खराब है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी डॉक्टर अच्छे। सो उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं था, तो मैंने हमेशा इस बात को टाला कि 8-10 महीने कौन वेट करेगा। लेकिन लास्टली जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया। मैंने कहा ठीक है, जब मिलेगा। आज इतने साल हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही नहीं रही है, तो उनकी भी ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है। और मैं अपॉइंटमेंट बुक करके भूल गया था। लगभग 10 महीने के बाद मेरा उनके ऑफिस से कॉल आया कि आपका अपॉइंटमेंट है वो इस तारीख को शेड्यूल किया जा रहा है, आर यू अवेलेबल और नॉट। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ जब मैं गया तो तब तक मेरे पास कोई लगभग 12-13 तो एमआरआई की रिपोर्ट्स हो चुकी थी और लगभग 8-10 किलो के सारे फाइल्स वगैरह रेडी हो चुकी थी मेडिकल। उनके पास वो सारा जत्था लेके मैं वहाँ गया और उन्होंने करीब आधे पौने घंटे तो उन्हीं सब चीज़ों को देखा। शुरू से जो भी ट्रीटमेंट मिला पहले दिन से लेके इतने सालों में, एक एक चीज़ की उन्होंने स्टडी करी और लास्ट में कुछ 10-1 मिनट तक उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ की, बचपन के जीवन की बातें भी की। एंड अल्टीमेटली उन्होंने वो सारा बस्ता बांध के एक साइड में कर दिया और बोला आज और अभी से किसी भी न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिन आपका बीपी जो हाई रह रहा है उसके लिए आप बीपी की मेडिसिन खाली कंटिन्यू करेंगे और सारी दवाइयाँ अभी बंद कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा, जैसे अभी ये अपन जो किताब पढ़े उसमें भी कह रहे हैं ना कि डॉक्टरों से प्रश्न करें, तो मेरी प्रश्न पूछने की आदत नहीं है, बीमारी कह सकते हैं आप इसको। मैंने जस्ट उनसे सवाल किया कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन पे ये लिखा हुआ है कि आपको एब्रप्टली इसको बंद नहीं करना है एंड आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है और दूसरे कुछ हेल्थ इश्यू खड़े हो सकते हैं। तब भी उन्होंने एक ही आंसर दिया कि इन सब की दवाइयों का आपकी किसी भी प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं है और आप बेफिक्र होकर इनको सबको बंद कर दीजिए। तो लगभग 4 सालों से मेडिसिन जो मैं ले रहा था वो मेडिसिन एक झटके के अंदर सारी बंद हुई और उन्होंने ये सजेशन दिया कि आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेक के अंदर कुछ इश्यू हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टाइम की सुविधा हो एक नेक की एमआरआई करा के मेरे पास ले आइएगा। और उसी समय कोरोना का पदार्पण हो गया तो मैं वो एमआरआई भी नहीं करवा पाया। लेकिन मैं जयपुर से लौटा तो जोधपुर में घर पे एक फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए थे और मैंने उन होता है ना जिसको बीमारी होती है तो वो हर जगह अपना समाधान ढूंढता है, तो मैंने उसके आगे भी उसकी चर्चा कर दी। मैंने कहा इतने सालों से इस तरह से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने मुझे सब दवाइयाँ बंद कर दी, नेक की एमआरआई के लिए बोला। तो जैसे मैंने नेक की एमआरआई शब्द बोला उस फिजियोथेरेपिस्ट के कान खड़े हुए, उन्होंने थोड़ा सा एमआरआई वगैरह देखने के बाद बोला कि सर अगर आप मुझे चांस दें तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने कहा मैं तो सब जगह नतमस्तक हूँ, आपके आगे भी हूँ, देखिए जो भी करना है। और उन्होंने मेरे ट्रेपीजियस मसल के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज किया, बोला कि आपकी पेन हो सकता है बढ़ जाएगा और अभी आपको वापस बीकानेर भी जाना है तो कोई टेबलेट वगैरह का सहारा आप रखिएगा और या फिर आप सेशन देने से पहले उन्होंने कुछ कहा कि या फिर आप नेक्स्ट टाइम जब जोधपुर आए तब सेशन ले लीजिएगा। तो मेरे को तो जल्दबाजी थी, मैंने कहा नहीं पेन होगा तो देखा जाएगा, आप मेरे को दे दीजिए। और मैंने वो उनसे जो भी थेरेपी लेनी थी वो उन्होंने जो थेरेपी दी, लेनी क्या थी देनी थी उन्होंने वो मुझे दी उन्होंने। और मैंने एक नेक बेल्ट सपोर्ट के तौर पे ले लिया क्योंकि नेक की प्रॉब्लम डॉक्टर दिनेश जी ने बताई थी, तो अपने दिमाग से मैंने लेके लगा के रवाना हो गया। जोधपुर से हम कार से बीकानेर आए, रास्ते में नागौर आते आते आपको हैरानी होगी, मुझे ऐसा लगने लगा जोधपुर से नागौर मेरे ख्याल से लगभग 100-125 किलोमीटर ही होगा। तो ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरी दुनिया रोशनमय हो, रोशनी से मय हो गई, क्या बोलेंगे, रोशन हो गई है। ऐसे लगने लगा जैसे कि नशे से मैं जाग गया और एकदम से पूरा शरीर दिमाग हल्का लगने लगा। बीकानेर आके मैंने वो उनसे पॉइंट नोट करवा के लेके आया था, कौन कौन से पॉइंट रिलीज करने। 3 दिन के अंदर वो मेरी सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो गई। जो पिछले इतने सालों से मेडिकल डॉक्टर्स, डॉक्टर पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर्स,
भी नहीं समझ पाए। मैंने बीकानेर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जोधपुर एम्स को नहीं छोड़ा, और दिल्ली में मेदांता, गुड़गांव में मेदांता को नहीं छोड़ा। मतलब कहाँ कहाँ कहते हैं ना वो, का ठगावे भोगी और का ठगावे रोगी। तो हर जगह मैंने अपना समय और पैसा दोनों ठगाया, लेकिन जो मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस है उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। और पैरेलली जब आपको समझदार डॉक्टर मिलता है तो ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर जो हैं ऐसे बेकार होते हैं या लापरवाह होते हैं। तो ये दोनों बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। एंड अफर्मेशन के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर, आपने मेरे कहने से आपकी समझ से हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। किताब से संबंधित जो ज्ञान है उसमें आपूर्ति हुई है। थैंक यू सर। वेलकम राम सिंह जी, वेलकम। चलिए, तो आज की अफर्मेशन कौन करवाना चाहेंगे? मैं करवा दूं सर? जी, एनीवन। वेलकम शालू जी। थैंक यू सर। सब अपने हाथ जोड़ लीजिए। मैं शुरू कर रही हूँ अफर्मेशन। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से हर महीने 500 प्लस टीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम सब प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। और अब सब अपने हाथों को रब करके अपने आंखों पर और पूरे शरीर पर। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so Good much. evening, everyone. Thank you all. Have you a very, very, very nice day. Thank you. Thank you. Good day. Bye bye. Thank you. Go diamond all. Thanks. थैंक यू। गुड।